हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले और भी कुछ एमसीक्यूज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है, ताकि आपका जो बेसिक है ना, अगर आपका बेसिक ही क्लियर हुआ ना, आप समझना आपके जितने भी एमसीक्यूज बॉर्डर लाइन में पूछे जाएंगे आप वो सभी के सभी कर पाओगे, बिकॉज वहाँ पे आपको बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और आपको कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले ही यहाँ पे बता के रखा हूँ कि डेफिनीशन, एक आप ध्यान दो डेफिनीशन पे और दूसरा एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। यहाँ पे जो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दी थी, कुछ जीडीपी का मतलब क्या है, पर कैपिटा का मतलब क्या है, इंपेरेटिव प्लानिंग का मतलब क्या है, इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले ये क्वेश्चन करते हैं। पुट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको देनी है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे तो ऑप्शन लिखा गया है डी, पहले ऑप्शन डी लिखा गया है। चलिए मैं इसी को मान के चलता हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। 2 1 3 4 इसने कहा है, ठीक है। यानी कि पहले ये हुआ, ठीक है, उसके बाद ये हुआ, ठीक है, और उसके बाद 2 1, उसके बाद ये हुआ और उसके बाद ये हुआ। ये इसने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो फॉर एग्जांपल क्या ये सही है, अगर मैं चेक करना होगा ये सही है क्या, तो देख लीजिए, हाँ बिल्कुल ये सही है। कैसे? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी, याद रख लीजिएगा, मैंने आपको कल भी बताया था, एक कमेटी बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी इंडिपेंडेंस से पहले ही। कब? 1938 में। 1938 में जब आईएनसी का हरिपोरा सेशन हुआ था, ठीक है। 1938 में जब आईएनसी का हरिपोरा सेशन हुआ था ना, वहां पे नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी। और इस सेशन का प्रेसाइडर कौन था, यानी कि इस ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग हुई, यहां का प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का? वो था एससी बोस, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। लेकिन यहां पे क्या हुआ, इस 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने वो सेटअप की मेरे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखना, किसने सेटअप की? जवाहरलाल नेहरू ने। कब की? 1938 में। तो आप कहीं पे साइड में लिखना पहले क्या 1938 में हुआ, ठीक है। ये जो है मतलब जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, ये 1938 में हुआ था। समझ गए आप? समझ में आया ना? अच्छे से समझ में आया ना? चलिए आप दूसरे ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन देता हूं। आपको पता है प्लानड इकोनॉमी फॉर इंडिया बाय विवेस वराया। हाँ देख लीजिए, जो प्लानड इकोनॉमी का कंसेप्ट है ना भारत में, ये जो प्लानड इकोनॉमी का कंसेप्ट है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया? ये पहले किसने कहा कि हम प्लानड इकोनॉमी जो है ऐसे करेंगे, ठीक है। तो प्लानड इकोनॉमी, इसका नाम था, पूरा इसका नाम जो था मेरे दोस्तों, वो था एम विवसा। मुझे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, लेकिन आप करना प्रोनाउंस, ठीक है। विश्वसवरैया, ठीक है। एम विश्वसवरैया जो है, उसने अपनी एक बुक में ये पब्लिश किया था। उस बुक का नाम था मेरे दोस्तों, उस बुक का नाम था प्लानड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है। प्लानड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो है, इसी में पहले प्लानड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये कंसेप्ट आया था, ठीक है। तो कब आया था? 1934 में। कब? 1934 में। तो आप दूसरा लिखोगे 1934 में हुआ था, ठीक है। हम चेक करेंगे ना आंसर, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे आंसर तो चलेंगे आगे नहीं। बॉम्बे प्लान जो है मेरे दोस्तों, बॉम्बे प्लान जो है ये 1944 में आया था। कब आया था? 1944 में आया था। हो गया तीसरा। फोर्थ जो है सेटिंग अप ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है मेरे दोस्तों, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मैंने आपको कल भी एक लेक्चर में बताया था, ये कब सेटअप हुई थी? 6 अगस्त 1952 को, है ना। यानी कि 1952 में यहाँ पे लिख के रखूंगा, 6 अगस्त को हुई थी, ठीक है। 6 अगस्त 1952। तो अब अगर मैं इस डेट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दूंगा, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 1934, उसके बाद 1938, उसके बाद 1944, उसके बाद 1955। इसका मतलब है, इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट इज 2 1 3 4, यही है ना। 2 1 3 4 इसका सही जवाब है, बिल्कुल। मैंने इसका क्रॉस चेक किया, मैं खुद भी यहां से रफ पे लिख रहा था, तो ये इसका सही जवाब है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा, ये बताइए, बॉम्बे प्लान मैंने आपको बताया 1944 में आया था। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये बताइए जो गांधीयन प्लान है ना, गांधीयन प्लान कब आया था? गांधीयन प्लान कब फॉरवर्ड किया गया था? 1944 में। अगर आपसे पूछा जाएगा ये बताइए गांधीयन प्लान जो है ये किसने दिया था मेरे दोस्तों? गांधीयन प्लान जो है ना, ये दिया था एस एन अग्रवाल ने। किसने? एस.एन. अग्रवाल ने गांधीयन प्लान दिया था 1944 में, ये भी आया था, और बॉम्बे प्लान भी 1944 में आया था। और उसके बाद याद रखना, उसके बाद पीपल्स प्लान आया, ठीक है। पीपल्स, ठीक है।
पीपल्स प्लान कब आया शाबाश? वो 1945 में आया मेरे दोस्तों। पीपल्स प्लान किसने दिया था? एम एन रॉय ने दिया था। किसने? एम एन रॉय ने। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए जो सर्वोदय प्लान है, ठीक है, सर्वोदय प्लान जो है मेरे दोस्तों, सर्वोदय प्लान कब आया था? 1950 में आया था। किसने फॉरवर्ड किया शाबाश? सर्वोदय प्लान किसने फॉरवर्ड किया? सर्वोदय प्लान जो है मेरे दोस्तों वो फॉरवर्ड किया था जेपी नारायण ने। किसने? जेपी नारायण ने। हो गया ये क्वेश्चन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मैंने इसका पूरा पोस्टमार्टम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्नड विद, हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्नड विद, तो आपके ऑप्शन में लिखा गया है डी। मैं इसी को मान के चलता हूं, ठीक है। डी पार्ट इसका सही जवाब है, यानी कि 1 और 4 जो है, 1 और 4 ये इसके सही जवाब है। टाइम बचाने के लिए मैं ये आंसर जल्दी जल्दी देख रहा हूं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसके साथ कंसर्न करते हैं, किसके साथ डील करते हैं? बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रियल डिसीजन मेकर्स, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज में डिसीजन बनाते हैं ना, उनके बिहेवियर के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है, ठीक है। और किसके साथ? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो डील्स विद, शाबाश, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि गुड्स एंड सर्विस जो है, उन गुड्स का प्राइस जो है वो कितना रखेंगे, सर्विस का प्राइस कितना रखेंगे, ठीक है। तो ये भी किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आता है। नेक्स्ट, इंडिकेटिव प्लानिंग। कल मैंने आपको बताया था ना, इंपेरेटिव प्लानिंग और इंडिकेटिव प्लानिंग। अब आप खुद ही रिवाइज करना वो क्या होता है। मैंने आपको बताया था, एक होता है सेंटर के अंडर, दूसरे में क्या होता है, यानी कि एक चलती है सेंटर के डायरेक्शंस के अंडर, और दूसरा जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें गवर्नमेंट तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। किसको? प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन वो उसको डायरेक्ट नहीं कर पाती है। वहां पे गवर्नमेंट फैसिलिटीज देती है लेकिन डायरेक्शन उसको नहीं दिखाती है। तो चलिए, इंडिकेटिव प्लानिंग बीइंग परस्यूड इन इंडिया सिंस 8th प्लान एम्स एट इंश्योरिंग। इंडिकेटिव प्लान जो है, इंडिकेटिव प्लान जो है वो भारत में, ठीक है, वो भारत में कब से लागू किया गया है? इंडिकेटिव प्लान जो है, इंडिकेटिव प्लानिंग भारत में कब से क्या किया गया था? शाबाश, परस्यू किया गया था। कब से? 8th प्लान से। क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है। इंडिकेटिव प्लानिंग बीइंग परस्यूड इन इंडिया सिंस 8th प्लान, ठीक है, यानी कि जब से 8th प्लान स्टार्ट हुआ, ठीक है, 8th प्लान जब स्टार्ट हुआ वहीं से भारत ने इंडिकेटिव प्लानिंग स्टार्ट की। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा, ये बताइए 8th प्लान जो है वो कब आया था? 8th प्लान मेरे दोस्तों 1992 से शुरू हुआ और 1997 तक ये चला, है ना। 1992 से, इसका मतलब है भारत ने इंडिकेटिव प्लानिंग परस्यू की। तो इस इंडिकेटिव प्लानिंग जो ये भारत ने परस्यू की, इसका मकसद क्या था? ठीक है, तो इसका मकसद क्या था मेरे दोस्तों? देख लीजिए, इसका मकसद था प्लानिंग मैकेनिज्म, प्लानिंग मैकेनिज्म, जो प्लानिंग मैकेनिज्म है प्लेज ए फैसिलिटेटरी रोल, यानी कि जो प्लानिंग मैकेनिज्म है वो तमाम फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करेगी। प्लानिंग मैकेनिज्म ब्रिंग्स अबाउट ए बैलेंस बिटवीन नीड एंड सप्लाई, हाँ, जितना गुड्स हमें चाहिए उतना ही सप्लाई भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये मकसद था इंडिकेटिव प्लानिंग अडॉप्ट करने का। नेक्स्ट, प्लानिंग मैकेनिज्म कंसर्न्स इटसेल्फ विद ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, खुद भी वो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑप्टिमल तरीके से करेंगे, ठीक है। प्लानिंग कंसर्न्स इटसेल्फ विद लेइंग डाउन ब्रॉड डायरेक्शंस इन विच इकोनॉमी शुड मूव, ठीक है। तो इकोनॉमी को मूव करने के लिए ये कुछ डायरेक्शंस भी प्रोवाइड करेंगे। कौन? इंडिकेटिव प्लानिंग, ठीक है, ये मैकेनिज्म। तो आपको याद रखना है, इसका जो सही जवाब है वो सी है, दैट इज 1 2 3 4, यानी कि ये सभी के सभी इसके करेक्ट आंसर है, ठीक है। वैसे आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्या क्या था इंडिकेटिव प्लानिंग का मकसद। आप ये याद रखना, इंडिकेटिव प्लानिंग जो है 8th प्लान से भारत ने स्टार्ट किया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, शाबाश, एक सेकंड, इसमें से कोई क्वेश्चन स्किप करना था, वो मैं देखूंगा पहले। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाईएस्ट डिसाइडिंग बॉडी फॉर प्लानिंग इन इंडिया इज प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ये बोलता है हाईएस्ट डिसाइडिंग बॉडी जो है, जो भारत के लिए प्लानिंग करता है, क्या वो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज आल्सो सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये सही है, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है वो सेक्रेटरी ऑफ एनडीसी भी होता है, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी वो सेक्रेटरी होता है। नेक्स्ट क्या है, शाबाश, द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इन कंकरेंट लिस्ट, गलत। इन 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गलत। देख लीजिए, इसका सही जवाब जो है दैट इज बी। बी का मतलब क्या है? दैट्स टू ओनली। ये जो मैंने आपको बताया ना, ठीक है, ये इसमें सही जवाब है, यानी कि आपको ये लाइन जो है नोट करनी है, ये लाइन आप नोट करो अपने नोट्स में। सेक्रेटरी जो होता है ना प्लानिंग कमीशन का भारत में, वही होता है सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी।
देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है। देख लीजिए, कन्फ्यूजन मुझे कैसे याद आया। पिछली बार भी प्रीवियस वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, ये मैंने आपको बताया था शायद वो यूनियन लिस्ट में आता है। शायद मैंने आपको वहाँ पे बताया था वो यूनियन लिस्ट में आता है, शायद यही मैंने आपको बताया था वहाँ पे। लेकिन मेरे दोस्तों ये यूनियन लिस्ट में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिन्होंने ये लिखा है कि जो इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग है वो यूनियन लिस्ट में आता है। बट ऐसा नहीं है। मैंने इसके ऊपर मतलब जांच की। ये भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, उन्होंने मे भी कभी होता है ऐसा कि जो एग्जाम पैटर्न जो पेपर सेट करते हैं ना, वो क्या लिखते हैं, वो ऑप्शंस कभी कभार गलत लिखते हैं, ठीक है। वो गलत ऑप्शन को ही कभी कभार सही करार देते हैं। बट यहाँ पे अगर हम जेन्युइनली देखेंगे ना, ये यूनियन लिस्ट में नहीं आता है, ठीक है। और ये आता है मेरे दोस्तों कनकरेंट लिस्ट में। किस में? कनकरेंट लिस्ट में। याद रखना, सोशल प्लानिंग और इकोनॉमिक प्लानिंग जो है मेरे दोस्तों, ये आता है कनकरेंट लिस्ट में। किस में आता है? कनकरेंट लिस्ट में। और किस शेड्यूल में आता है? ये 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। क्या आता है? 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आता है, याद रखना। तो अगर हम ये क्वेश्चन भी देखेंगे ना, इसमें मैंने आपको बताया ऊपर, तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये इसका सही जवाब है, ठीक है। ये इसका सही जवाब है। लेकिन अगर हम देखेंगे ना, ये भी इसका सही जवाब है, ठीक है। ये भी इसका सही जवाब है, ठीक है। मैंने इसलिए वीडियो पॉज किया था, मैं इस लाइन को देख रहा था, ठीक है। तो ये जो है ना, ये भी इसका सही जवाब है। एक्चुअल में इसका जो आंसर आएगा ना, वो आएगा 2 और 3। क्या आएगा? 2 और 3 इसका सही जवाब है, ठीक है। 2 और 3 इसका सही जवाब है। बाकी ये जो इसने लिखा है ना, इसको आप कंसिडर मत करो। आपको पीडीएफ थोड़ी देखनी है, आपको जो मैं पढ़ाऊंगा ना, आप वो पढ़ो, ठीक है। हाँ, जब अगर मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगा, वहां पे आपको ध्यान रखना है कि सर ने यहाँ पे ऐसा बताया था, ठीक है। मैं आपके साथ ये सारी पीडीएफ शेयर करूंगा, आप घबराओ मत। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग आर। इंडियन प्लानिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे दोस्तों? देख लीजिए, इंडियन प्लानिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है मेरे दोस्तों, दैट इज 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 का मतलब क्या है? देख लीजिए, इंडियन प्लानिंग कभी ऐसी चाहेगी नहीं कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाए। हर एक कंट्री चाहती है कि जितना हो सके उतना पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम ही होनी चाहिए ताकि डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो इंडियन प्लानिंग के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, यानी कि इकोनॉमी बढ़नी चाहिए। सेल्फ रिलायंस यानी कि जिसको हम बोलते हैं आत्मनिर्भर भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये वाला नहीं है। इंडियन प्लानिंग चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होनी चाहिए। सेल्फ रिलायंस यानी कि हर एक जो है वो अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, मतलब अपना कोई कारोबार वो स्टार्ट करे, ठीक है, अपने दम पे करे, ठीक है। तो ये चाहती है इंडियन प्लानिंग, और इकोनॉमिक ग्रोथ चाहती है, लेकिन ये जो है पॉपुलेशन ग्रोथ वो नहीं चाहती है, ठीक है। एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय, एक सेकंड पहले मैं देखूंगा, ठीक है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय, जो अंडर डेवलप्ड इकानमी होती है ना, अंडर डेवलप्ड इकानमी यानी कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की जो इकानमी होती हैं, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, उसके क्या फीचर्स होते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? 1 और 2। 1 और 2 का मतलब है लो पर कैपिटा इनकम और लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। पहले मैं आपको समझाता हूं कि लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है जो करंट आउटपुट्स हैं, ठीक है, करंट आउटपुट्स और जो करंट इंपोर्ट्स हैं, यानी कि प्रेजेंटली जो हमारे आउटपुट्स हैं और हमारे जो इनपुट्स हैं, ठीक है, इंपोर्ट्स जो हमने बाहर से लाए हैं चीज़ें अपने देश में, ठीक है, और जो हमारे अपने आउटपुट्स हैं, जो हम अपने मतलब कंट्री से बाहर बेच रहे हैं, या जो हमने अपने कंट्री में प्रोड्यूस किए हैं और स्टोर रखे हैं, ठीक है, लेकिन कंज्यूम नहीं किए। मान लीजिए भारत ने कुछ चीज़ें अपने भारत में ही उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं और अब क्या रखा है? स्टॉक में जुमा रखा है। क्या रखा है? जुमा रखा है। और कुछ चीजें जो है, मान लीजिए हमने बिस्किट्स निकाले हैं, हमने बहुत सारे बिस्किट्स निकाले, ठीक है, और कुछ जो बिस्किट्स हमें चाहिए थे, जिनको हमें कंज्यूम करना था, जो हमारी पॉपुलेशन को जरूरत थी, हमने उनको सप्लाई किए। यानी कि कुछ बिस्किट्स पॉपुलेशन ने खाए, उनकी नीड क्या हो गई? उनकी नीड फुलफिल हो गई। लेकिन कुछ बिस्किट्स हमें बचत आने का मतलब क्या है? ये स्टॉक में है, ठीक है, ये हमें क्या है? ये हमें एडिशनल है, ठीक है, ये हमें एडिशनल कुछ स्टॉक है जो हमें अब क्या है? शाबाश, अभी बचत है। और दूसरा है इंपोर्ट्स, हमने बाहर देश से कुछ चीजें मंगवाई थी अपनी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, अपनी पॉपुलेशन को की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। मान लीजिए हमने गोल्ड लाया था, फॉर एग्जांपल हमने गोल्ड को छोड़ दीजिए, हमने मान लीजिए फ्लोर लाया था, आटा हमने लाया था, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन के लिए
हमने अपने पॉपुलेशन को अच्छे से खिलाया, लेकिन और भी कुछ इसमें से फ्लोर में से अभी भी कुछ बचत आ रहा है, यानी कि ये जो बचत आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि सब कुछ कंज्यूम करने के बावजूद अगर हमें आउटपुट्स और इनपुट्स जो है बचत हुए स्टॉक में, ठीक है, अभी भी कुछ बचत हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, यानी कि अभी भी हमें कुछ बचत है। ठीक है, तो जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है ना, वहां पे लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होती है, यानी कि वहां पे स्टॉक अच्छे से उनको ज्यादा स्टॉक बचत नहीं आता है, आता है बहुत कम आता है, यहाँ तो बिल्कुल ही आएगा नहीं। ठीक है, और दूसरा इसका फीचर है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का दूसरा फीचर है लो पर कैपिटा इनकम। देख लीजिए पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं एवरेज इनकम। क्या हम देखते हैं, एवरेज इनकम किसी, हाँ, एवरेज इनकम ऑफ ए पर्सन, एवरेज इनकम ऑफ ए पर्सन। ठीक है, इन एन एरिया। ठीक है, इन एन एरिया एवरेज इनकम, नोट करो ये लाइन, एवरेज इनकम ऑफ ए पर्सन इन एन एरिया ओवर ए स्पेसिफाइड ईयर। ठीक है, ओवर ए स्पेसिफाइड ईयर। मान लीजिए अब क्या है, हम ये मान के चलते हैं 2022 का साल चल रहा है। ठीक है, यानी कि एक स्पेसिफाइड ईयर है, यानी कि किसी एक खास साल में। ठीक है, ये एक स्पेसिफाइड ईयर हमने रखा 2022 का। ये एक टेरिटरी है, ठीक है, ये कंट्री है। इसमें मान लीजिए हम मान के चलते हैं, इसमें पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, वो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है 10 लोग रहते हैं। यहाँ पे कितने, 10 लोग यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ से जो इनकम, टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम जो यहाँ से जनरेट होती हैं वो होती है 1000 रुपीज। कितनी होती है, 1000 रुपीज टोटल इनकम है। अब अगर आपको निकालना होगा पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम में हम क्या करते हैं, ये जो टोटल है ना, ये जो टोटल इकोनॉमी है, इसको हम डिवाइड करते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, टोटल पॉपुलेशन के साथ। क्या करते हैं, डिवाइड टोटल पॉपुलेशन के साथ। तो यहां से आपको निकलेगा कि हर एक बंदे की जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि हर एक बंदा जो इनकम एक साल में कमाता है, स्पेसिफाइड ईयर, यानी कि 2022 में जो हर एक बंदा जो है यहां से जो कमाता है 2022 के साल में, तो वो कितना कमाएगा, 100 रुपीज, यानी कि 100 रुपीज एवरेज इनकम है, एवरेज। इसमें से क्या हो सकता है, इसमें से कोई 200 भी कमा सकता है, कोई ओनली 50 कमाएगा, कोई 150 कमाएगा, लेकिन टोटल ये सारी, ये जो सारी मतलब सारी पॉपुलेशन थी, इनकी टोटल इनकम जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो कितनी आएगी, सिर्फ 1000 आएगी। एवरेज में हम क्या देखते हैं, ये जो सारी इनकम है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, वहां से मैं निकलती है एवरेज इनकम इन ए पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, ऑफ पर पर्सन, उसी को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। यानी कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, एक साल में, ठीक है, एक साल में एक पर्सन कितना कमाएगा, कितना इनकम उसकी है, तो उसी को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, लो पर कैपिटा इनकम होती है। ठीक है, और क्या होती है, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, हाँ देख लीजिए, सेल्फ रिलायंस इन इकोनॉमिक्स कंटेक्स्ट इंप्लाइज दैट ए कंट्री। हाँ, इकोनॉमिक्स में सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स में सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है, 3 और 4, यानी कि इसका मतलब होता है कंट्री जो है, कंट्री है सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू बाय ऑल इट्स नीड्स, यानी कि कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं अभी, कि ये अपने तमाम नीड्स जो हैं वो बाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये हमारा भारत है, इसको कोई भी चीज यहां से लाने की जरूरत है, ठीक है, बाहर से इसको लाने की जरूरत है। इसका अगर भारत के पास कुछ, हाँ, अभी भी कुछ मतलब रिजर्व्स ऐसे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अभी हैं, यानी कि ऐसा कोई स्टॉक है जो इसके साथ एक्सचेंज कर सकती हैं और बदले में इस चीज को अपने कंट्री में ला सकती हैं, तो हम कहेंगे भारत एक सेल्फ रिलायंट कंट्री है। क्या है, भारत एक सेल्फ रिलायंट कंट्री, यानी कि इसके पास अभी कुछ दाम बचे हैं जो यहां से बेचेगा और वहां से जो इसकी अपनी नीड्स हैं उनको मंगवा सकता है। दूसरा, सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या होता है, कंट्री मीट्स इट्स डिमांड फॉर सर्टन वाइटल गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि कंट्री के पास, कंट्री में कुछ, यानी कि जो हमारी भारत है, मैं भारत की एग्जांपल आपको दे रहा हूं, यानी कि हमारे भारत में अगर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हम खुद ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो सकती है, यानी कि हम अपने ही देश में कुछ गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनसे हमारी डिमांड जो है वो फुलफिल हो जाएगी, तो इसका मतलब भी है कि कंट्री जो है वो सेल्फ रिलायंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following gives an accurate measurement, which of the following gives an accurate measurement of economic development through 5-year plans। हाँ, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमें ये पता चलता है कि 5-year plans, हाँ, measurement of economic development through 5-year plans, तो ऐसी कौन सी चीज है, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि 5-year plans में
कितनी मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। तो याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, अगर नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, अभी जो मैं आपको ऊपर बता रहा था, अगर नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी ना, तो उसका मतलब है कि जो 5 ईयर प्लान है उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। इन इंडिया द पब्लिक सेक्टर इज मोस्ट डोमिनेंट इन, हाँ इंडिया में पब्लिक सेक्टर जो है वो किस में सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, तो याद रखना वो कमर्शियल बैंकिंग में सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। नेक्स्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज मेड बाय, फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग, अभी मैं आपको बता रहा था इकोनॉमिक प्लानिंग सबसे पहले भारत में किसने अटेम्प्ट किया था कि इसको हम लागू करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ पे भारत में, तो अभी मैं आपको बता रहा था एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, किसमें लिखी थी इसने ये, शाबाश, प्लानड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एक बुक इसने लिखी थी, उसमें इसने इसका एक कंसेप्ट दिया था। डिसेंट्रलाइजेशन जो है, डिसेंट्रलाइजेशन किसने रिकमेंड किया था, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, यानी कि जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, मान लीजिए पहले क्या होता था, पहले मुगल की टेरिटरी होती थी, यहाँ से एक ही बंदा कमांड करता था, ठीक है, वो सारी जो टेरिटरी है ना वो अपने कुछ मतलब 2-4 ऑफिशियल्स को भेजता था, और यहाँ अपने यहाँ पे लैंड लॉर्ड्स रखता था, ठीक है, वो उनसे ही क्या करवाता था, कलेक्ट करवाता था, क्या करवाता था, कलेक्ट करवाता था रेवेन्यू वगैरह, और लास्ट पे किंग के पास चला जाता था सब कुछ। ठीक है, तो अब क्या होता है, यानी कि डायरेक्टली ये कर रहा था किंग जो है, ये डायरेक्टली मतलब इनको भेज रहा था कि आप जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक स्टेट में, ठीक है, हर एक स्टेट में इसके लिए मिनिस्टर्स रखे गए हैं, उस मिनिस्टर के अंडर भी कुछ फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, फिर उसके अंडर भी मान लीजिए पटवारीज हैं, यानी कि एक लेवल बाय लेवल ये जो है ना, यानी कि यानी कि जो पावर है ना, जो पावर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रेवेन्यू की एग्जांपल दे रहा हूं, जो पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू है ना, वो स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, यानी कि एक ही बंदा ये कलेक्ट नहीं कर रहा है, पहले पटवारी करेगा, वो तहसीलदार को भेजेगा, वो तहसीलदार फिर आगे डीसी को भेजेगा, इस तरीके से ये जाएगा लास्ट पे हायर लेवल पे ही, लेकिन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है यानी कि जब पावर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, यानी कि जब सब कुछ सेंटर के ही अंडर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि स्टेट्स को भी अपने पावर्स दिए गए हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज, है ना, इट्स एन एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि स्टेट्स, और एक डिसेंट्रलाइजेशन की एग्जांपल मैं आपको दूंगा, यानी कि स्टेट्स को भी पावर्स दिए गए हैं कि आप अपने स्टेट के लिए चुनो, आप कौन सा प्लान यहाँ पे, आप कौन से डिसीजंस यहाँ पे, आप कौन से मतलब हाँ डिसीजंस प्लान यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहोगे, आप कर सकते हो। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले जो राजा करता था वही सब कुछ होता था, ठीक है, वही उसकी सारी टेरिटरी में होता था, लेकिन आज क्या है, आज स्टेट्स को अपना पावर दिया गया है, डीसी अपने लेवल पे कोई एक स्कीम यहाँ पे जारी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट, तो डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट किसने दिया था, सिंपली याद रखना, ये बलवंत राय मेहता ने दिया था। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, इसको हमें मैच करना है मेरे दोस्तों, देख लीजिए, इसको हमें मैच करना है। फर्स्ट प्लान किसके ऊपर क्या कर रहा था, फर्स्ट प्लान जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, देख लीजिए मेरे दोस्तों। फर्स्ट प्लान का ऑब्जेक्टिव था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, तो सेकंड प्लान का क्या था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसका मकसद था। थर्ड प्लान का मकसद क्या था, थर्ड प्लान का मकसद था मेरे दोस्तों एक्सपेंशन ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज ही। फोर्थ प्लान का मकसद क्या था मेरे दोस्तों, फोर्थ प्लान का मकसद था अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ठीक है, और फिफ्थ प्लान का मकसद क्या था, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो इसका मतलब है, इसका क्या आएगा, 2 1 3 और ये आएगा फिर 2 1 3 5 4, ठीक है, ये इसका सही जवाब है 2 1 3 5 4, 2 1 3 5 आंसर बी है, आंसर बी क्या लिखता है, 2 1 3 5, हाँ जी बिल्कुल ये इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज, मेन ऑब्जेक्टिव फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या था, वो क्या था, शाबाश, वो था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स। याद रखना, मेन ऑब्जेक्टिव जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का था ना मेरे दोस्तों, वो था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें इरिगेशन और पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी मतलब डेवलपमेंट करनी थी, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मकसद था। नेक्स्ट, इंडिया हैड ए प्लान हॉलीडे, हाँ प्लान, सबसे पहले आप देख लीजिए प्लान हॉलीडे क्या होता है, प्लान हॉलीडे होता है ईयरली गैप, नोट करो, प्लान हॉलीडे मीन्स ईयरली गैप between 2 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, शाबाश, नोट करो जल्दी, प्लान हॉलीडे मीन्स ईयरली गैप बिटवीन 2 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये जो गैप होती है ना, ये जो ईयरली गैप होती हैं, ये जो गैप होती हैं, इसमें गवर्नमेंट जो है वो
वो कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस इंप्लीमेंट नहीं कर सकती हैं। क्यों डेवलपमेंट प्रोसेस क्यों वो कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस इंप्लीमेंट नहीं कर सकती? क्योंकि ये तभी होता है, ये जो गैप है ना, ये तभी लगती हैं जब गवर्नमेंट में कुछ अनसर्टनिटीज आएंगे, यानी कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन जो होगी वो ठीक नहीं होगी, उस इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो फिर फर्दर कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस इंप्लीमेंट नहीं करती हैं। ठीक है, इस गैप में ये क्या होता है, मैंने आपको बोला, मान लीजिए यहाँ पे भारत में हुआ था ये जो प्लान हॉलीडे है ना, ये भारत में लगी थी। कब लगी थी मैं आपको बताऊंगा, देख लीजिए। ये जब थर्ड 5 ईयर प्लान खत्म हुआ ना, अब 4th 5 ईयर प्लान आने वाला था। अल्लाह अकबर। 3rd ईयर और 4th 5 ईयर प्लान के बीच में गैप लगी। 1966 से लेकर 1969 तक, यानी कि 3 साल की गैप लगी। जो 3 साल की गैप लगी ना, यानी कि इसमें गवर्नमेंट ने कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस जो है इंप्लीमेंट नहीं की। ठीक है, यानी कि आप समझ रहे हैं ना, प्लान हॉलीडे का मतलब होता है जब गवर्नमेंट कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस इंप्लीमेंट नहीं करती है। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, या तो गवर्नमेंट में कोई अनसर्टनिटी होती है, या गवर्नमेंट को कोई और प्रॉब्लम होती है। तो भारत में कब लगी थी? 3rd और 4th 5 ईयर प्लान के बीच में कितने सालों की गैप लगी थी? 3 सालों की गैप। कब? 1969 से लेकर 1966 से लेकर 1969 तक। ठीक है, अब देख लीजिए, इंडिया हैज ए प्लान हॉलीडे। इंडिया को कब प्लान हॉलीडे लगी थी? अभी तो मैं आपको बता रहा था, आफ्टर ड्रॉट ऑफ 1966। नेक्स्ट, रोलिंग प्लान वाज डिजाइनड फॉर पीरियड। हाँ, रोलिंग प्लान जो है मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रोलिंग प्लान जो है मेरे दोस्तों, रोलिंग प्लान क्या होता है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे। देख लीजिए, रोलिंग प्लान में क्या होता है। रोलिंग प्लान में एक एडवांटेज होती है, रोलिंग प्लान का एक फीचर होता है, ये वो प्लान होता है जिसमें जो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस क्या होता है, एक सेकेंड, फ्लेक्सिबल होता है। देख लीजिए, जब कोई भी 5 ईयर प्लान बनाया जाता था ना, उसमें टारगेट दिया जाता था। ठीक है, टारगेट रखा जाता था कि 5 सालों में हमें ये क्या करना है, हमें 5 सालों में ये टारगेट जो है अचीव करना है। लेकिन ये वाला जो है ना, ये जो रोलिंग प्लान होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। इसमें क्या होता है, अगर 1 साल के बाद गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं, पॉलिसी कोई चेंज करनी है, वो पॉलिसी चेंज कर सकती हैं। प्राइसेस को घटाना है या बढ़ाना है, वो बढ़ा सकती हैं। ठीक है, तो टारगेट कोई अचीव हो गया। ठीक है, मान लीजिए अगर इनका कोई मकसद था कि 2000 एम्प्लॉयमेंट जो है, 2000 एम्प्लॉयज जो हैं वो हमें एडजस्ट करने हैं। अगर वो एक ही साल में 5 ईयर प्लान में क्या कहा जाता था, फॉर एग्जांपल उसमें कहा जाता था कि 2000 एम्प्लॉयज में एडजस्ट करने हैं। अब जो रोलिंग प्लान अगर होगा, ठीक है, अगर यही प्लान रोलिंग प्लान होता, ठीक है, अगर यही 5 ईयर प्लान रोलिंग प्लान की फॉर्मेट में होता ना, तो उसमें क्या किया जाता, जैसे ही ये 2000, मान लीजिए अगर एक ही साल में ये 2000 इन्होंने एडजस्ट किए, तो ये अब क्या करेंगे, ये अब इस पॉलिसी को चेंज करेंगे। ये बोलेंगे नहीं, अब 5 सालों में 2000 नहीं 5000 एडजस्ट होने चाहिए। 5 ईयर प्लान में ये लिखा जाता है कि 5 सालों में हमें ये टारगेट अचीव करना है। लेकिन रोलिंग प्लान में क्या किया जाता है, जैसे ही कोई टारगेट अचीव किया जाता है तो नई टारगेट जो है वो फिर फिक्स की जाती है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी कि इसमें पॉलिसीज, टारगेट्स वगैरह, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है, एलोकेशन जो है, कंडीशन जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये होता है रोलिंग प्लान का मकसद। तो रोलिंग प्लान भारत में कब लगी थी? शाबाश, रोलिंग प्लान वाज डिजाइनड फॉर पीरियड। कब ये रोलिंग प्लान यहाँ पे डिजाइन की गई थी? 1978 से लेकर 1983 के बीच में। 1978 to 1983। वेट ए सेकंड, एक सेकंड, 1983 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेटजी ऑफ रोलिंग प्लान वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। हाँ, ये जो रोलिंग प्लान का की जो स्ट्रेटजी है, ये किसके प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर ये किया गया था? तो याद रखना, मोरारजी देसाई जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर था। रोलिंग प्लान वाज ए प्लान था। रोलिंग प्लान कितने सालों के लिए प्लान था? ये सिर्फ 1 साल के लिए प्लान बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, बेसिक फीचर ऑफ रोलिंग प्लान वाज दैट। बेसिक फीचर रोलिंग प्लान का क्या था? Annual fluctuations in prices and major economic developments could be considered while fixing targets। हाँ, रोलिंग प्लान क्यों यहाँ पे मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था? मेन बेसिक फीचर इसका क्या था? वो था एनुअल फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस। प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे थे, कभी ऊपर होती थी प्राइसेस, कभी प्राइसेस घटते थे, कभी प्राइसेस बढ़ते थे। इसलिए उन्होंने बोला, यानी कि जब प्राइसेस घटेंगे तो उसी तरीके से पॉलिसी मतलब फॉरवर्ड की जाएगी। अगर प्राइसेस बढ़ गए तो उसी तरीके से, उसी हिसाब से टैक्स मतलब लगाया जाएगा, उसी हिसाब से डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो इंप्लीमेंट की जाएगी। यानी कि ये फ्लक्चुएशन प्राइसेस के लिए किया गया था। और किसके लिए किया गया था? शाबाश, एंड मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए
किया गया था वाइल फिक्सिंग टारगेट्स। मैंने आपको पहले बोला ना, इसमें टारगेट जो है वो चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट, द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज नेगेटिव इन, ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज नेगेटिव इन। हाँ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है उसकी ग्रोथ रेट कम कब हुई, किस प्लान के में, जब थर्ड प्लान आया था, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टास्क ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का टास्क क्या होता है, प्रेपरेशन ऑफ प्लान, ठीक है, सिर्फ प्रेपरेशन ऑफ प्लान। नेक्स्ट, हु रोट बुक प्लान एंड इकोनॉमी फॉर इंडिया, अभी मैं आपको ऊपर पढ़ा रहा था, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, यानी कि हैविंग मिनिमल पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, यानी कि जब हम इकोनॉमिक रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हो। फॉर एग्जांपल जो एक्साइज ड्यूटी जो होता है, यानी कि जो टैक्सेस वगैरह है उनको कम किया जाए, ठीक है, उनको यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसमें गवर्नमेंट मदद करे, ठीक है, यानी कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, उसी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन हमारी इंडियन इकोनॉमी में। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियाज इकोनॉमी इज, याद रखना, जो एग्रीकल्चर की जो कंट्रीब्यूशन है ना हमारी इंडियन इकोनॉमी में, दिन ब दिन वो क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज फाइनलाइजेस 5-year प्लान प्रपोजल, 5-year प्लान का जो प्रपोजल होता था उसको फाइनलाइज कौन करता था, मैंने आपको पहले ही बोला, प्लानिंग कमीशन के बदले अब नीति आयोग आया है, ठीक है। 2014 के बाद से नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का काम कर रहा है, लेकिन आपको बताया जा रहा है कौन सी बॉडी 5-year प्लान प्रपोजल को फाइनलाइज करती है, तो वो करती है एनडीसी, दैट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द ड्यूटीज ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन की ड्यूटी कौन सी नहीं है, तो याद रखना, टू प्रिपेयर एनुअल सेंट्रल बजट्स, टू प्रिपेयर एनुअल सेंट्रल बजट्स, ये इसका काम नहीं है। बाकी जो आप देख रहे हो ना, टू डिफाइन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड सजेस्ट ऑल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, टू मेक असेसमेंट ऑफ मटेरियल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ कंट्री, ये भी इसका काम है। टू डिटरमाइन नेचर ऑफ मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान प्रपोजल्स, ये भी इसका काम है। यहाँ से नमाज हुई तो मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंपेरेटिव एंड इंडिकेटिव इकोनॉमी इज दैट, वो मैंने आपको कल ही बताया था, समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखना, इन केस ऑफ इंपेरेटिव प्लानिंग मार्केट मैकेनिज्म इंटायरली रिप्लेस्ड बाय कमांड हायरार्की, व्हाइल इन केस ऑफ इंडिकेटिव प्लानिंग इट इज लुक्ड अपॉन एज ए वे टू इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ मार्केट सिस्टम। कल जो मैंने आपको बताया था ये सेम वही है, ठीक है। तो अमंग द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन प्लानिंग वी में इंक्लूड, हाँ, इंडियन प्लानिंग की जो अचीवमेंट है वो क्या क्या है देख लीजिए, उसमें आप याद रख सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांग हुआ है भारत में। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट्स, यानी कि डिफरेंट चीज़ें जो है, डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं, डिफरेंट एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंडिकेट इंडियन इकोनॉमी इज ऑफ डेवलपिंग कैटेगरी, याद रखना, इंडियन इकोनॉमी जो है ना ये डेवलपिंग कैटेगरी में आता है, डेवलपिंग, ठीक है, डेवलपिंग कैटेगरी में आता है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कुछ डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग इकोनॉमी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट इसका एक है, ठीक है, क्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट। और क्या हो सकता है, डी पार्ट इसका है 1 2 3 4, यानी कि पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ये भी ये दर्शाती हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग कैटेगरी में रख सकते हैं हम। क्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन मेनली एग्रीकल्चर, ये इसके, और लो पर कैपिटा इनटेक ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि भारत में जो है ना जितना प्रोटीन्स एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए ना उतना प्रोटीन्स हमें नहीं मिलता है, ये भी दर्शाती हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो क्या है, वो डेवलपिंग है। और दूसरा क्या है, पुअर ह्यूमन कैपिटल है यहाँ पे। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट है, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है मेरे दोस्तों जब प्रोलॉन्गड अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है, जब प्रोलॉन्गड अनएम्प्लॉयमेंट होगी, यानी कि जब किसी देश में क्या होगा, जब किसी देश में बहुत समय मतलब लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट होगी, यानी कि बहुत समय से आप देखते होंगे कि अभी भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जारी है। वो डिफरेंट मतलब इसके रीजन हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक रीजन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तभी एक लेबर को तभी मजदूरी मिलती है, ठीक है, तभी वो काम पे जा सकता है जब कल्टीवेशन का टाइम होता है ना, जब सोइंग का टाइम होता है, थ्रेशिंग का टाइम होता है या हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, बाकी वो बेचारा साल भर बैठा रहता है। नेक्स्ट, तो ये इसके चारों के चार ऑप्शंस ठीक हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किस में लिखी थी, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी टर्म्स एज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन प्लानिंग, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन प्लानिंग कौन कौन से हैं, सेल्फ रिलायंस जो है ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है इंडियन प्लानिंग का। दूसरा है इसका मेरे दोस्तों प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव,
प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये भी एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है इंडियन प्लानिंग का। नमाज का टाइम हो गया यार। विच ऑफ द फॉलोइंग फायर प्लान रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फायर प्लान था जिसने ये कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ये सबसे पहली होनी चाहिए, यानी कि दैट रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स, यानी कि सबसे आला जो डेवलपमेंट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। ये किस प्लान में कहा गया था? 8th फायर प्लान में कहा गया था। इन विच 8th फायर प्लान कब आया था? वो 1992 में आया था, 1997 तक चला। ठीक है, इन विच ऑफ 5 ईयर प्लान प्रेफरेंस वाज गिवन टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में किस प्लान में उनको प्रेफरेंस दी गई थी? शाबाश, डी इसका सही जवाब है, दैट इज 5th। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय।